नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम उत्पादन तथा उत्पादन के साधन एवं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करेंगे। जब अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखती है तथा अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तो उससे उत्पादन की मात्रा में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वे अल्पकालीन उत्पादन फलन के विषय हैं तथा उत्पत्ति के नियमों अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों के नाम से पुकारे जाते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। परिवर्तनशील उत्पत्ति ह्रास नियम। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांटा जाता है: परिवर्तनशील साधन एवं स्थिर साधन। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित की जा सकती है, जबकि स्थिर साधन वे होते हैं जिनकी मात्रा अल्पकाल में स्थिर या अपरिवर्तित रहती है। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र को मोटे रूप से 5 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग के अंतर्गत हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता विश्लेषण, समसीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत मांग के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अगले भाग उत्पादन में जाएंगे। विद्यार्थियों, उत्पादन के 5 साधन माने गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। भूमि को इस्तेमाल के बदले लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, संगठन को वेतन मिलता है और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अतः कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों में जब परिवर्तन किया जाता है तो उससे उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है वही उत्पत्ति के नियम कहलाते हैं। जब अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार होता है। दूसरे शब्दों में इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों ने सभी साधनों में किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन के रूप में देखा, जबकि कुछ एक साधन को स्थिर रखकर अन्य सभी साधनों को परिवर्तनशील करके देखा है कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन बढ़ता जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करके या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करके अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में वृद्धि करने पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों, इस नियम को हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें एक साधन स्थिर है तथा पूंजी को स्थिर माना गया है। यहाँ श्रम को परिवर्तनशील तथा पूंजी को 20,000 रुपये मानकर स्थिर माना गया है। परिवर्तनशील साधन श्रम है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन है। श्रम की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। कुल उत्पादन 4 से 10, 10 से 18, 18 से 23, 23 से 27, 27 से 30, 30 से 30 और 30 से
26 हुआ है। औसत उत्पादन टोटल प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, 4 में 1 का भाग देने पर 4, 10 में 2 का भाग देने पर 5, 18 में 3 का भाग देने पर 6। उसी तरह 5.75, 5.40, 5, 4.29, 3.29 तथा सीमांत उत्पादन 4, 6, 8। पहले तो यह बढ़ा, फिर यह 5, 4, 3 घटा, फिर यह शून्य होकर ऋणात्मक हो गया। इसे निम्न रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ y अक्ष पर उत्पादन, औसत उत्पादन, कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन को लिया गया है, जबकि x अक्ष पर श्रम की इकाइयों को लिया गया है। जहाँ कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर अधिकतम होकर घटती दर पर बढ़ने लग जाता है। उसी तरह जब टीपी का मोड़ बिंदु होता है, उसी समय एमपी अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तथा जब एमपी गिर रही होती है तब एपी इसको काटता हुआ आगे बढ़ता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं में बांटा है: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था, तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन श्रम की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाने से स्थिर साधनों का अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधनों में की गई वृद्धि से अधिक तेजी से होती है। अर्थात इस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन बढ़ता है। द्वितीय अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था प्रथम व तृतीय अवस्था के मध्य की अवस्था परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह घटते प्रतिफल के नियम की अवस्था भी कहलाती है। अर्थात इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है और औसत एवं सीमांत उत्पादन दोनों घटते हैं। यहाँ कुल उत्पादन बढ़ता तो है, लेकिन वह घटती दर पर बढ़ता है। घटती दर पर बढ़ने के कारण औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन दोनों ही घटते रहते हैं। तृतीय अवस्था या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, यह अवस्था उस समय प्रारंभ होती है जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां बढ़ाने से कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटने लगता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में इस प्रकार 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया। जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा तथा फिर कुल उत्पादन ऋणात्मक होता चला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। औसत उत्पादन कुल उत्पादन में इकाइयों का भाग देने से प्राप्त होता है, जबकि सीमांत उत्पादन किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। गणितीय रूप में इस प्रकार इसे कहा जा सकता है: टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं, अर्थात यह नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और कुछ मान्यताओं पर आधारित होने के कारण ही इस नियम का प्रतिपादन होता है। इस नियम की पहली मान्यता है: उत्पादन के साधनों के सहयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात उत्पादन के साधनों का जो संयोग है, कॉम्बिनेशन जो है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। कभी कभी हम एक साधन को स्थिर मानकर अन्य सभी साधनों को परिवर्तनशील मान सकते हैं। कभी कभी अन्य सभी साधनों को परिवर्तनशील, एक साधन को स्थिर मानते हैं। कभी कभी कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ साधनों को परिवर्तनशील मान सकते हैं। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, प्रौद्योगिकी दी हुई होती है तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम केवल अल्पकाल में ही लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस नियम का संबंध वस्तु की भौतिक इकाइयों से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल समय की एक बहुत लंबी अवधि होती है। इसमें नए साधन मंगवाए जा सकते हैं तथा पुराने साधन छोड़कर भी जा सकते हैं। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर नए कारखाने लगाए भी जा सकते हैं तथा मांग में किए भी जा सकते हैं। अर्थात इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थायी साधन नहीं होता है। स्थिर साधन
की अवधारणा केवल और केवल अल्पकाल में ही लागू होती। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बताई गई तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया है। तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करने पर हमें यह पता चला है कि यह नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसमें सीमांत उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर शून्य होकर ऋणात्मक होने लग जाता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।